Hi, my forensic family. I hope you all are doing great. You all are fine and safe. I'm here with another video which is criminal investigation. यूनिट 1 का ये एक दूसरा टॉपिक है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. तो इस वीडियो के थ्रू हम आज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन दोनों एक ही चीज़ है उसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. तो जब भी कोई क्राइम होता है उसके बाद ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है. जब भी किसी ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कहीं कोई क्राइम हुआ है तो क्राइम सीन में जाके इन्वेस्टिगेशन हम इस वजह से ही करते हैं ताकि जिसने क्राइम करा है उसको पकड़ सके और लोगों को इंसाफ मिल सके. ये सारी भागा दौड़ी हम इंसाफ के लिए ही कर रहे हैं ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनको उनकी पनिशमेंट मिल सके. और अगर फ्यूचर में कोई भी क्राइम करने की सोच भी रहा है तो वो उस चीज़ को ना करे क्योंकि पनिशमेंट से पर्सन कोई डरे इस वजह से ही. और ऐसा भी नहीं है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी पुलिस या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगा तो हम पकड़ लिए जाएंगे और हमको पनिशमेंट मिल के रहेगी. तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक ही चीज़ के दो नाम हैं. जब कोई क्राइम होगा उसके बाद हम कल्प्रिट को और जो क्रिमिनल है उसको पकड़ने के लिए क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे. तो शुरू करते हैं. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज़ सेम बट सेम. लेट अंडरस्टैंड व्हाट इन्वेस्टिगेशन इज़. ठीक है. क्राइम सीन को तो पता है क्या होता है, क्रिमिनल भी हमको पता है क्या होता है कि क्रिमिनल कोई क्राइम करता है वो क्रिमिनल होता है. क्राइम सीन क्या होता है, जिस भी एरिया में क्राइम अकर हुआ है वो एरिया क्राइम सीन कहलाएगा. बट इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो इस वजह से हम इन्वेस्टिगेशन क्या है ये देखेंगे. इन्वेस्टिगेशन, द वर्ड इन्वेस्टिगेशन इज़ डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 2H इन CRPC के सेक्शन 2 और H एरिया में CRPC में इन्वेस्टिगेशन को डिफ़ाइन किया गया है. उसकी डेफिनेशन क्या है इन्वेस्टिगेशन की, तो पढ़ लेते हैं कि CRPC के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन क्या है. ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर द कोड फॉर ऑन द कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय पुलिस ऑफिसर और बाय अनदर person other than magistrate who is authorized by magistrate in this behalf. तो क्या है, all the proceedings under the code for or the collection of evidence by police officer or by any other person but other than a magistrate who is authorized बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ. तो ये लॉ वाली लैंग्वेज है. इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ सिंप्लीफाइड करके. तो जो भी प्रोसीडिंग हो रही है अंडर लॉ के अंडर ही प्रोसीडिंग होती है. हमारा कोई सेट रूल है, उसी के हिसाब से हम प्रोसीडिंग्स करते हैं, उसी के स्टेप्स को फॉलो करके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं. तो इन्वेस्टिगेशन क्या है, प्रोसीडिंग्स है, वो स्टेप्स हैं जिसके वजह से हम करने से जो हम ये स्टेप्स को करने से हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे. और एविडेंस कौन कलेक्ट करेगा, पुलिस ऑफिसर कलेक्ट करेगा एविडेंस. अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कोई और पर्सन करेगा, पर वो मजिस्ट्रेट नहीं होगा. मजिस्ट्रेट कभी भी एविडेंस का कलेक्शन नहीं करेगा, या तो पुलिस ऑफिसर करेंगे या कोई भी ऑफिसर या पर्सन जो कि मजिस्ट्रेट असाइन करेंगे, कि मजिस्ट्रेट किसी पर्सन को अथॉरिटी देंगे कि आप जाके एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीडिंग्स है वो कहलाती है इन्वेस्टिगेशन, ये लॉ के लैंग्वेज में. अगर हम ऐसे नॉर्मली ही बात करें तो इट इज़ बेसिकली द आर्ट ऑफ अनअर्थिंग हो गया यहाँ पे, अनअर्थिंग द ट्रुथ फ्रॉम द पर्पस ऑफ सक्सेसफुल डिटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन. तो क्या है, द आर्ट ऑफ अनअर्थिंग, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो दबी हुई चीज़ें हैं, जो सच्ची दबी हुई चीज़ें हैं, उनको निकालना. किस पर्पस के लिए, सक्सेसफुल डिटेक्शन के लिए, किसी क्रिमिनल के सक्सेसफुल डिटेक्शन के लिए और प्रोसिक्यूशन के लिए, मींस लॉ के लिए. तो इन सब चीज़ों के लिए हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन. जो फैक्ट्स हैं, जो सच फैक्ट्स हैं, ट्रू फैक्ट्स हैं, उनको अनअर्थनिंग करना है. मींस जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो सच्चाई छुपी हुई है, उसको डिटेक्ट करना है. और किस पर्पस से करना है, ताकि हम किसी भी क्रिमिनल को पकड़ सके और प्रोसिक्यूशन का हेल्प कर सकें. ठीक है. अब इन्वेस्टिगेशन क्या है ये तो पता चल गया कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन है या वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं और क्रिमिनल को पकड़ने के लिए एनालाइज करते हैं उन एविडेंसेस का और डिटेक्शन करते हैं. ठीक है.
अब क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है, जब हमको पता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोसीडिंग्स है, कुछ स्टेप्स हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के? 5 मैंने मेजरली 5 स्टेप्स में इसको डिवाइड करा है, मीन्स 5 स्टेप बनाए हैं। तो पहला स्टेप क्या है, कई सारे मटेरियल्स में कई सारे स्टेप्स हैं, 5 से ज़्यादा हैं, 8 स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं, बट मैंने सब कुछ कंसाइज करके 5 टॉपिक्स में 5 स्टेप्स में उसको कंसाइज किया है। तो पहला स्टेप क्या है, सिक्योरिंग एंड आइसोलेटिंग द क्राइम सीन। ठीक है, सिक्योर करना है क्राइम सीन को, आइसोलेट करना है, रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन, क्राइम सीन रिकॉर्ड करना सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है, सिस्टमैटिक सर्च फॉर एविडेंस, एविडेंस सर्च करने का जो सिस्टमैटिक तरीका है वो आएगा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, कलेक्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द फिजिकल एविडेंस। अब हमने जो एविडेंस लोकेट कर लिए उनको कलेक्ट करना और पैकिंग करना, और मेंटेनेंस ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करते हुए जो हमारा फिजिकल एविडेंस है उसको लैब में भेजना और एनालाइज करना। लास्ट जो एनालिसिस है वहाँ तक की इन्वेस्टिगेशन लास्ट होती है, बट मैंने चेन ऑफ कस्टडी तक ही इसको रखा हुआ है क्योंकि उसके बाद का जो भी प्रोसीडिंग्स है वो ऑब्वियस है। बट हम क्राइम सीन में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जितना करते हैं क्राइम सीन पे जाके, या जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है किसी लोकेशन पे, तो वो बेसिकली ये 5 स्टेप के अंदर आती है, तो मैंने इन्हें ही इंक्लूड करा है। अब लैब में फॉरवर्ड करना, एनालाइज करना, तो वो तो हम बाद में दूसरे टॉपिक्स में भी पढ़ लेंगे, बट यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ये 5 मेजर स्टेप है। पहला है सिक्योरिंग एंड आइसोलेटिंग द क्राइम सीन, दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ द क्राइम सीन, थर्ड है सिस्टमैटिक सर्च ऑफ द एविडेंस। ठीक है, फोर्थ है कलेक्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द फिजिकल एविडेंस और वट एवर एविडेंस, मेंटेनेंस ऑफ द चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी भी मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं कि क्या है इम्पॉर्टेंट, क्या क्या है इसमें। सिक्योरिंग एंड आइसोलेटिंग द क्राइम सीन, अब नाम से ही हमको समझ में आ गया है कि सिक्योर करना है क्राइम सीन को, आइसोलेट करना है। पर क्यों करना है भाई, आइसोलेट क्यों करना है क्राइम सीन को, सिक्योर क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पर फिजिकल एविडेंस है ना, हमको वही तो कलेक्ट करने हैं, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इस वजह से हमको सिक्योर करना है क्राइम सीन को, आइसोलेट करना है ना। तो फर्स्ट ऑफिसर arrived on the scene of the crime is responsible for preserving and protecting the area as much as possible। तो जो पहला ऑफिसर क्राइम सीन में पहुंचेगा, जो भी पर्सन सबसे पहले क्राइम सीन में ऑफिसर पहुंच रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि लोकेलिटी के लोग इकट्ठे हो गए क्राइम सीन में तो उनको सिक्योर करना है क्राइम सीन, नहीं। जो भी ऑफिसर है या जो ऑफिशियल्स हैं, वो जो पहला ऑफिसर क्राइम सीन में पहुंचेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करे क्राइम सीन को। Ropes, barricades along with the positioning of guard will prevent unauthorized access to the area। बैरिकेशन कर सकते हैं, रोप्स घेर के जो क्राइम सीन है उसको बैरिकेड कर सकते हैं, बैरिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। जो येलो कलर की स्ट्रिप रहती है ना डू नॉट क्रॉस वाली, उसको बैरिकेडिंग टेप कहते हैं, तो उसको लगा देते हैं ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ ये इस एरिया को क्रॉस नहीं करना है या इस एरिया के अंदर नहीं जाना है, ताकि जो हमारा क्राइम सीन है वो सेफ और सिक्योर रहे। तो इन सब के थ्रू हम जो हमारा क्राइम सीन है उसको सिक्योर कर सकते हैं। Sometimes in serious cases, high-level police officers and members of the press were the potential destroyer of the physical evidence। कई बार क्या होता है, जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं या जो केस बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जैसे कि मर्डर के केस हो गए या कोई और ऐसा बड़ा केस, होमिसाइड का केस हो गया, मर्डर, होमिसाइड, रेप, ये सारी केसेस जब जो कोई बड़ा केस हो जाता है ना, तो उसमें क्या जो हाई लेवल के पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, एक ग्रुप रहता है, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, तो अगर उतने सारे मेंबर्स क्राइम सीन में जाएंगे, बार बार इंटरवेन होगा क्राइम सीन का, तो क्या जो फिजिकल एविडेंस है और चीज़ों की डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और फिर प्रेस जो है, मीडिया है, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है न्यूज़ दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें पोटेंशियल डिस्ट्रॉयर है, मींस इनमें वो पोटेंशियल है कि वो जाके क्राइम सीन पे फिजिकल एविडेंस या जो भी माइन्यूट एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस वजह से ही जो क्राइम सीन है उसको सिक्योर करना इम्पॉर्टेंट है। और जब हम सिक्योर करते हैं तो जो लिमिटेड लोग हैं जो उस क्राइम सीन की प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, सिर्फ वो लोग ही क्राइम सीन वाले एरिया में प्रेजेंट रहते हैं, उनके अलावा कोई भी और क्राइम सीन में नहीं जा सकता। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ द क्राइम सीन। अब पहला जो स्टेप था वो तो हमने कर लिया, सिक्योर कर लिया क्राइम सीन को, सब लोगों के आने जाने से बचा लिया। अब क्या करना है,
अब उसको करना है रिकॉर्ड करके रखेंगे, ताकि बाद में जब भी कोई ज़रूरत पड़ी एनालाइज करते वक्त, कोई पॉइंट दिमाग में छूट गया, तो जब हम रिकॉर्ड करके रखेंगे क्राइम सीन को, तो हम वापस से देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या सिस्टम था वहाँ पे, क्राइम सीन में क्या चीज़ हो रखी थी। तो क्राइम सीन को रिकॉर्ड करना इस वजह से ही इम्पॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग ऑफ द क्राइम सीन इज़ नॉट ओनली यूज़फुल इन द इन्वेस्टिगेशन। क्या बोल रहा है ये, कि सिर्फ क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़फुल नहीं है क्राइम सीन को रिकॉर्ड करना, बट ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रेजेंटेशन एट अ ट्रायल इन ऑर्डर टू डॉक्यूमेंट द कंडीशन ऑफ अ क्राइम साइट, टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑन फिजिकल एविडेंस। ठीक है, तो जो हम क्राइम सीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हम एज अ डॉक्यूमेंट ट्रायल में प्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे क्राइम सीन कैसा था, अगर कुछ एक्सप्लेन करना है आपको, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, स्टोरी तो नहीं बताओगे। तो जो आपने डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, जो आपने नोट किया है, रिकॉर्ड किया है, ये सारी चीज़ों को एज अ डॉक्यूमेंट आप ट्रायल में प्रेजेंट करोगे, उसका प्रेजेंटेशन करोगे। ठीक है, कि क्या कंडीशन थी क्राइम साइट पे और क्या क्या डिटेक्शन हुआ है और क्या लोकेशन थी फिजिकल एविडेंस की। इस वजह से क्राइम सीन को रिकॉर्ड करना इम्पॉर्टेंट है। अब किन तरीक़ों से हम क्राइम सीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द क्राइम सीन। अब वो मोड कौन कौन से हैं, पहला तो है नोट्स के थ्रू आप क्राइम सीन रिकॉर्ड कर सकते हो। सेकेंड है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी फोटोग्राफी के अंडर ही आएगी। फिर थर्ड है स्केचेस। ठीक है, तो नोट, फोटोग्राफी, स्केचेस, ये 3 मेजर टाइप हैं, 3 मेजर मोड्स हैं जिनके थ्रू हम क्राइम सीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं नोट से, कि नोट के थ्रू कैसे हम क्राइम सीन रिकॉर्ड करते हैं। तो नोट टेकिंग, नोट मीन्स हम क्लास में होते हैं, अगर हम कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो हम नोटबुक लेके बैठते हैं ना, कि जो भी टीचर इम्पॉर्टेंट बातें कह रहा है तो वो हम लिख लेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जो क्राइम सीन की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारा कुछ नोट करने के लिए नोट टेकिंग का प्रोसेस हम अपनाते हैं। सब कुछ हम रिटन मोड में रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारे पास नोटबुक रहती है, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाली नोटबुक, उसमें सारा कुछ रिटन मोड में रिकॉर्ड करना ही नोट टेकिंग है। जो नोट टेकिंग, अच्छा ठीक है, तो नोट टेकिंग प्रोसेस बिगिंस विद द कॉल ऑफ अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर टू रिपोर्ट अ सीन। तो ये नोट टेकिंग कहाँ से शुरू हो जाता है, जैसे ही क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर को कॉल आया कि हाँ यहाँ पे क्राइम हुआ है और आपको यहाँ पे आके उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वहाँ से ये जो नोट मेकिंग या नोट टेकिंग का जो काम है वो शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, अचानक से मेरा फ़ोन बजा, मैंने कॉल उठाया और सामने से मुझे कोई पर्सन इन्फॉर्म कर रहा है कि फ़ला जगह में एक क्राइम हो गया है सर, आपको वहाँ जाके, या मैम आपको वहाँ जाके क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना है। तो वहाँ से नोट टेकिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाता है कि ऐसे ऐसे टाइम पे, इस टाइम पे, ऐसे सिचुएशन पे मुझे कॉल आया और मुझे ये पता चला कि वहाँ पे XYZ क्राइम होने का सस्पेक्शन है। तो शुरू यहीं से हो गई नोट टेकिंग का जो काम है। द नोट शुड स्टार्ट विथ मेंशनिंग द पर्सन हु कॉन्टैक्टेड द इन्वेस्टिगेटर, और ये भी मेंशन करना है कि किस पर्सन ने कॉन्टैक्ट करके इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन दी है, दैट टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड एनी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज। और वो टाइम भी रिकॉर्ड करना है जिस पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी, कब इन्फॉर्मेशन दी, और कॉन्टैक्ट, जो टाइम का कॉन्टैक्ट का जो टाइम था, वो सब कुछ नोट करना है, वो सब कुछ रिटन मोड में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, द नोट शुड रिकॉर्ड द डेट एंड टाइम, डेट और टाइम रिकॉर्ड करना है, ऑफ अराइवल इफ एडिशनल पर्सन आर contacted, their name, title and time of arrival should be recorded। अच्छा, तो डेट रिकॉर्ड करना है, टाइम रिकॉर्ड करना है, जब ऑफिसर जो क्राइम सीन पे पहुंच रहे हैं उसका टाइम रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा जो भी और लोग हैं जो इस क्राइम सीन से कनेक्ट हुए हैं या इस क्राइम सीन के एरिया में कवरेज में आते हैं, उन सब का जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं, टाइम ऑफ अराइवल और उनका नेम, टाइटल, ये सारा कुछ हमको नोट मेकिंग प्रोसीजर में सारा कुछ रिकॉर्ड करना है सिस्टमैटिकली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द टास्क असाइन टू ईच मेंबर ऑफ द टीम। अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम है सबके पास एक एक टास्क होता है। ठीक है, कोई एक पर्सन
कोई दूसरा काम कर रहा है सेम इन्वेस्टिगेशन में, कोई फिजिकल एविडेंस लोकेट कर रहा है। तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क टीम के मेंबर्स को असाइन हुए हैं वो भी नोट करना है। फॉर एग्जांपल 3 पर्सन हैं जो वहाँ पे असिस्टेंट हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के। तो जो असिस्टेंट ए है वो क्राइम सीन लोकेट कर रहा है, तो वो नोट करना है कि जो पर्सन ए है उसको मैंने जो फिजिकल एविडेंस है उसके लोकेशन का काम दिया था। तो जो वर्क जिस पर्सन को असाइन हुआ है टीम में वो भी नेम और टाइटल के साथ सब कुछ मेंशन करना है। वेल एज द बिगिनिंग एंड द एंड टाइम ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द क्राइम सीन। अच्छा, ये भी रिकॉर्ड करना है कि कब आपने प्रोसेसिंग शुरू करी, जो क्राइम सीन का प्रोसेस है वो कब शुरू करा और कब वो प्रोसेस ख़त्म हुआ। तो शुरू से लेके आखिरी तक जो कुछ भी घटेगा, जो कुछ भी जैसे जैसे आप प्रोसेस करेंगे, सारा कुछ वर्ड टू वर्ड आपको नोट करना है। Nowadays ऑडियो रिकॉर्डर्स आर बीइंग यूज्ड मोर कंफर्टेबल एंड ईजी टू रिकॉर्ड। अब आजकल जो छोटे छोटे ऑडियो रिकॉर्डर्स होते हैं ना, वो यूज़ किए जाते हैं क्राइम सीन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा हैंडी है, कंफर्टेबल है, इजी है रिकॉर्ड करना। अब लिखते रहना, आप क्लास में अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, आप क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हो, या तो आप नोट्स बना सकते हो अपने, या तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आप क्या प्रेफर करोगे? वॉइस रिकॉर्डिंग ही प्रेफर करोगे, क्योंकि वो ज़्यादा इजी है, हैंडी है, आप कंफर्टेबल रहोगे और कम टाइम में आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप लेस टाइम में रिकॉर्ड कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू दी रिटन थिंग। ठीक है, तो इसी वजह से जो ऑडियो रिकॉर्डर्स है वो यूज़ किए जाते हैं और कंप्यूटराइज हो गया अब तो सारा कुछ। तो जो ऑडियोज़ हैं उनको सेव आप कर सकते हो, आप उसको कॉपीज़ बना सकते हो, तो उसके अल्ट्रेशन होने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, बट अगर जो चीज़ ज़्यादा इजी हो जाती है तो उसके अल्ट्रेशन का भी खतरा बढ़ जाता है। बट अगर सेफ़ और सिक्योर रख रहे हैं तो नहीं होगा। अब पासवर्ड वाली चीज़ें आ गई है सारा कुछ। तो अगर आप कोई ऑडियो आपने रिकॉर्ड भी करी है तो कोई अगर उसको छेड़छाड़ भी करना चाहता है तो सब चीज़ों में आजकल पासवर्ड होता है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाती हैं। ज़्यादा सेफ़र है ये कंडीशंस, सेफ वे है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, है ना। ऑल द इन्फॉर्मेशन आर रिटन एट द टाइम इटसेल्फ। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन सॉरी CSI। अच्छा, ये एक सीरीज़ भी है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की जो काफ़ी फेमस हुई थी फॉरेंसिक साइंस के लिए, पर चलो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देनी अभी। ऑल द इन्फॉर्मेशन आर रिटन इन द टाइम इटसेल्फ। जब आप उस सिचुएशन में हो उसी टाइम वो सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। डोंट लेफ्ट द रिकॉर्ड लेटर बाय मेमोरी। ऐसा नहीं कि हमको तो सब याद हो गया है, मेरी मेमोरी तो बहुत शार्प है, मैं तो बादाम खाती हूँ या मैं तो बादाम खाता हूँ, तो मैं बाद में रिकॉर्ड कर लूँगा, मैं बाद में लिख लूँगा या लिख लूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप जब उस सिचुएशन में हो तभी ही आपको वो सारी कंडीशन, सिचुएशन, सारा कुछ नोट करना है उसी टाइम पे, उसी पॉइंट पे। ठीक है, उसको आगे के लिए टालना नहीं है। फिर जो सेकेंड मेथड है वो है फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी फॉरेंसिक साइंस के जो सिलेबस में अलग से भी है, एक अलग टॉपिक है फोटोग्राफी का अलग से, तो उसमें जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है हम वहाँ से ले लेंगे। अभी ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है फोटोग्राफी की क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में वो कवर कर लेते हैं। तो फोटोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द क्राइम सीन। अब फोटोग्राफी जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं वैसे वैसे इंपॉर्टेंस चीज़ों का बढ़ते जा रहा है। जो फोटोग्राफी है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। जो फोटोग्राफ्स है वो झूठ नहीं बोलती और जो फोटोग्राफ्स है वो चेंज नहीं होती। जो फोटोग्राफ खिंच गई तो वो खिंच गई, वो रिकॉर्ड हो गया तो वो हो गया। मैनिपुलेशन हो सकता है बट वही सेफ्टी इतनी ज़्यादा रहती है कि मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं रहते। तो फोटोग्राफी भी ईजी है, हैंडी है और पिक्चराइजेशन चीज़ों का जल्दी हो जाता है। बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एविडेंस यहाँ था, ऐसा ऐसा क्राइम सीन था, ये वहाँ के हालात थे। तो फोटोग्राफी में अब आप लिखोगे, उस चीज़ को मेंशन करोगे और उसको नरेट करोगे तो लोगों की इमेजिनेशन अपने अपने अकॉर्डिंग रहेगी। मैं अलग तरीके से इमेजिन करूँगी, मेरे साथ वाले जो पर्सन है वो अलग तरीके से इमेजिन करेंगे। सबकी इमेजिनेशन पावर अलग होती है। बट फोटोग्राफी से जो इमेजिनेशन है उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो इमेज है वो देख के एग्जैक्ट पिक्चर दिमाग पे बैठ जाती है। इस वजह से फोटोग्राफी इम्पॉर्टेंट है। तो फोटोग्राफी में क्या है, और ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी मूव्ड अंटिल दे हैव बीन फोटोग्राफ्ड। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है फोटोग्राफी के पहले। जो चीज़ जैसी है वैसे ही रहने देनी है, उसको मूव नहीं करना है।
फ्रॉम ऑल द नेसेसरी एंगल्स। अच्छा ठीक है, और क्या करना है आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी एंगल्स है सारे एंगल से फोटोग्राफ लेनी है। इफ़ ऑब्जेक्ट्स आर मूव्ड, पोजीशन चेंज और item added, the photographs may not be admissible as evidence at the trial and their evident value will be lost। तो ये क्या बोल रहा है कि फ़ोटोग्राफ खींचने से पहले कोई भी सामान इधर उधर नहीं करना है, टच नहीं करना है, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो तो जो एविडेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा और आप उसको कोर्ट में एज अ एविडेंस नहीं प्रेजेंट कर सकते, क्योंकि चीज़ें इधर उधर हो गई हैं या कुछ ऐड हो गया है। भले ही आप जैसा आपने जो पहले था वैसे ही प्लेस कर दो चीज़ों को, बट फिर वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो नोट है, वो जो पिक्चराइजेशन, जो भी पिक्चराइजेशन आपने रिकॉर्ड करा है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा, कोर्ट उसको नहीं मानेगा। इस वजह से ही कुछ भी चीज़, फोटोग्राफी से पहले कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, फोटोग्राफी के बाद कलेक्शन पैकेजिंग करनी है, बट फोटोग्राफी के पहले कुछ भी चीज़ नहीं टच करना है। और जितने भी एंगल पॉसिबल एंगल्स हैं सारे एंगल्स से हमको फ़ोटोग्राफ लेनी है। फिर फोटोग्राफी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डॉक्यूमेंटिंग। जी हाँ, डॉक्यूमेंट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन से डॉक्यूमेंट के लिए? बायोलॉजिकल एविडेंस को डॉक्यूमेंट करने के लिए भी फोटोग्राफी इम्पॉर्टेंट है। इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, एज दिस काइंड ऑफ एविडेंस इज mostly altered during the testing. Photography is also important for documenting biological evidence in its original condition, as this kind of evidence is mostly altered during the टेस्टिंग। अब हम डॉक्यूमेंट बायोलॉजिकल एविडेंस को भी कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल कंडीशन जैसी है वैसे में, क्योंकि जो बायोलॉजिकल एविडेंस है उसमें जो छेड़छाड़ ज़्यादा करने के चांसेस होते हैं, टेस्टिंग के टाइम पे छेड़छाड़ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से ही हम फोटोग्राफ के थ्रू वो उसका जो ओरिजिनल कंडीशन है उसको वैसे तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उसको वैसे ही सेव कर सकते हैं। ये भी एक फ़ोटोग्राफी की इम्पॉर्टेंस है, पॉजिटिव पॉइंट है। फोटोग्राफ्स कैन नॉट स्टैंड अलोन हाउएवर एंड दे आर कम्प्लीटली कम्प्लीमेंट्री टू द नोट्स एंड स्केचिंग। अब ऐसा नहीं है फ़ोटोग्राफ्स खींच लिया तो अब नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्केच कौन करेगा यार, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ोटोग्राफ्स के साथ साथ नोट्स भी इम्पॉर्टेंट है और स्केचेस भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारे 3 मोड्स हैं, ये तीनों मोड में रिकॉर्डिंग होनी ज़रूरी है। स्केच बनाना भी ज़रूरी है, फ़ोटोग्राफी करनी भी ज़रूरी है और नोट्स बनाने भी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि स्केचिंग कर लिया तो फ़ोटोग्राफी और नोट्स को चलो छोड़ो स्किप कर देते हैं, या नोट्स बना लिए तो फ़ोटोग्राफी और स्केच को स्किप कर देते हैं। ये तीनों जो मेथड्स हैं, मोड्स हैं, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ये अकेले नहीं खड़े होंगे। तो इन तीनों का साथ में कोलैबोरेशन के साथ चीज़ें चलनी है, इस वजह से ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सो नोट्स एंड स्केचिंग बोथ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ्स। येस, जो तीनों हैं फोटोग्राफी के साथ साथ स्केच और नोट्स, ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अलॉन्ग विद दी फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं स्केचेस में। अब हमने फोटोग्राफी पढ़ ली, नोट टेकिंग पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे स्केचिंग। स्केचिंग कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे स्केचिंग करनी है। वंस फोटोग्राफ हैव बीन टेकन, द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर स्केचेस द क्राइम सीन। जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर है वो स्केच बनाता है। जब नोट ले लिया हमने, फोटोग्राफ्स ले ली, फोटोग्राफ्स लेने के बाद एक स्केच बनाना है। अब प्रोफेशनल जो स्केच बनाते हैं वैसे तो कोई क्राइम इन्वेस्टिगेटर होगा नहीं, तो इस वजह से रफली एक स्केच बनाना है, क्योंकि हमको सारी चीज़ों को लोकेट करना है, एक क्राइम सीन का ओवरव्यू तैयार करना है। तो रफली स्केच बनाते हैं, इस वजह से हम उसको कहते हैं रफ स्केच। रफ स्केच बोलते हैं, रफ स्केच बनाता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर आफ्टर द फोटोग्राफी प्रोसीजर। ठीक है, द स्केच प्लेज इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द लीगल इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम। जो स्केच है वो क्राइम सीन के लीगल इन्वेस्टिगेशन में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इट शोज़ क्लियर लेआउट ऑफ अ इंडोर और आउटडोर क्राइम सीन। तो जो स्केच है वो क्लियरली बताता है कि इंडोर क्राइम सीन है या आउटडोर क्राइम सीन है, एंड देयर रिलेशनशिप इन स्पेस ऑफ ऑल द आइटम्स एंड फीचर्स। तो अब हम अगर स्केचिंग कर रहे हैं तो हम स्पेस में बातें कर रहे हैं ना। एक हमने कोई भी इंडोर है तो इंडोर क्राइम सीन का स्केचिंग किया, आउटडोर क्राइम सीन है तो जो भी वहाँ पे जैसा प्रेजेंट है देख के वैसा स्केचिंग करना है। तो हम जो भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं और रिलेशनशिप है क्राइम सीन की उन ऑब्जेक्ट्स के साथ वो हम बताएंगे। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। स्केच आर इम्पॉर्टेंट
टू लोकेट द एविडेंसेस। येस, एविडेंस को लोकेट करने के लिए जो स्केच है वो इम्पॉर्टेंट है। और पॉसिबल पाथ ऑफ एंट्री एंड मूवमेंट, एंट्री एग्जिट एंड मूवमेंट थ्रू द सीन में बी स्पेक्यूलेटेड बाय अ स्केच, गुड स्केच। अब जो स्केचिंग है इम्पॉर्टेंट है, वो एविडेंस लोकेट करता है, कौन कौन सा एविडेंस कहाँ कहाँ है, ये लोकेशन हम करते हैं। और ये पाथ भी बताता है, जो भी पॉसिबल पाथ है, कौन से पाथ से एंट्री हो सकती है, कौन से पाथ से एग्जिट हो सकती है, और मूवमेंट कैसा रहा होगा क्राइम सीन में किसी भी क्रिमिनल का। तो स्केचेस के थ्रू अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है क्राइम सीन को तो भी बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से स्केचिंग इम्पॉर्टेंट है। अब स्केच कैसे करते हैं उसका एक सिस्टमैटिक वे है, मैनर है, वो हम किसी और वीडियो में कभी कवर करेंगे कि कैसे एंगल्स लेते हैं, कितने टाइप की स्केचिंग होती है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की जो स्केचिंग होती है, ये सारा कुछ अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे। ओके, फिर थर्ड है सिस्टमैटिक सर्च फॉर एविडेंसेस। ये थर्ड टॉपिक है, एक सिस्टमैटिक सर्च करेंगे। अब क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया क्राइम सीन को, ठीक है, रिकॉर्ड भी कर लिया क्राइम सीन को। अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है, जो भी पॉसिबल एविडेंस हो सकते हैं उनकी सर्चिंग करनी है, चाहे छोटे एविडेंस हो या बड़े एविडेंस हो, सबको एक प्रॉपर मैनर में उनका सर्चिंग करना है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द नोट टेकिंग एंड फोटोग्राफी, स्केचिंग इज नेक्स्ट। ठीक है, जो भी फोटोग्राफी, स्केचिंग, स्केचिंग, अच्छा ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द नोट टेकिंग के बाद, नोट टेकिंग कर लिया, फोटोग्राफी कर लिया, स्केचिंग भी कर लिया, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कलेक्ट ऑल पॉसिबल फिजिकल एविडेंस। नोट बना लिया, फोटोग्राफी कर लिया, स्केचिंग कर लिया, फिर बाद में क्या आएगा, पॉसिबल जो भी फिजिकल एविडेंसेस है उनको सिस्टमैटिकली सर्च करके कलेक्ट करना। तो अब सर्च करने के भी अपने अलग अच्छे से मेथड है, मतलब सिस्टमैटिक वे है। ऐसा नहीं कि कहीं भी रैंडमली मूव कर लिया, जो भी एविडेंसेस है उनको सर्च करके कलेक्ट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ सिस्टमैटिक है, एक सिस्टम के थ्रू चलना है हमको। ठीक है, तो कैसे करना है, फॉर सर्चिंग द एविडेंस देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पैटर्न मेथड्स। अब हमारे पास कुछ पैटर्न मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके हम सिस्टमैटिकली फिजिकल एविडेंस को लोकेट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, पहला है स्ट्रिप और लाइन मेथड, दूसरा है ग्रिड सर्च मेथड, तीसरा है स्पाइरल सर्च मेथड, चौथा है व्हील या रे सर्च मेथड, पांचवा है जोन और क्वाड्रेंट मेथड। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम सिस्टमैटिकली क्राइम सीन में एविडेंस का सर्चिंग कर सकते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट सर्चिंग मेथड्स हैं ये भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी का बचा जितना भी पार्ट है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का, वो हम पार्ट 2 बना के कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है तो अब और ज़्यादा लंबी नहीं करते, नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो या मैंने कुछ आपको लगता है कि कंफ्यूजिंग बता दिया है या आप कंफ्यूज हो गए हो या मैंने कभी गलती से कुछ गलत बता दिया, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे करेक्ट करो। कुछ सजेशन है तो कमेंट करके आप दे सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई भी पोस्ट करूँगी वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपके फ्रेंड्स फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इनसे जो भी हेल्प बनती है वो ले सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई रियली अप्रिशिएट यू आर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच। आई विश you all the best for your competitive exam, and I wish your safety and health. Thank you so much. Have a good day.